दोस्तों, दी अंकुर शो के लिए अगला इंटरव्यू मैंने सुश्री शशि प्रभा मैडम जी का लिया है, जो म्यूजिक की टीचर हैं और बबराला में रहती हैं। दोस्तों, मैडम ने इंटरव्यू तो दिया ही दिया, इसके अलावा मैडम ने अपनी आवाज में एक श्री कृष्ण जी का भजन भी सुनाया। दोस्तों, मैडम ने मुझे क्लास 6 से लेकर 9 तक म्यूजिक पढ़ाई है। तो दोस्तों, देखते हैं मैडम का इंटरव्यू। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ई कृष्णा अंकुर चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एक नया शो शुरू किया है जिसको मैंने नाम दिया है द अंकुर शो, जिसमें मैं रेस्पेक्टेबल टीचर्स और फैकल्टीज़ के इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ। दोस्तों, आज उसी सीरीज़ का एक हम नया एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्कूल्स में आपने नोट किया होगा कि बच्चे साइंस लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, आर्ट साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उसी हिसाब से अपने कैरियर ऑप्ट करते हैं। लेकिन आपने एक बात नोट करी होगी कि इसके अलावा भी आपके पास कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। कोई आपको स्पोर्ट्स पढ़ाता है, कोई आपको म्यूज़िक पढ़ाता है, कोई आपको एनसीसी की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें कराई जाती हैं। कभी दोस्तों आपने नोटिस किया कि मेन सब्जेक्ट्स के साथ ये सब्जेक्ट्स भी क्यों पढ़ाए जाते हैं? इनका भी एक अपनी अहमियत होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ एक ऐसे ही विशिष्ट टीचर से जो म्यूज़िक की हस्ती में या म्यूज़िक के फील्ड में जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया हुआ है और जो स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाती हैं। दोस्तों, आज हम मुलाकात कराते हैं सुश्री शशि प्रभा मैडम जी से। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। कैसी हैं आप मैडम? आई एम फाइन। टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। माय एजुकेशन, आई एम एम इन संस्कृत, हिंदी, म्यूजिक, एंड आई एम प्रभाकर इन तबला, एंड आई एम अप्रूव्ड बाय आकाशवाणी नजीबाबाद। मेरी संगीत की शिक्षा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हुई है और चंडीगढ़ से भी मैंने भास्कर किया था, और बाकी का एजुकेशन मेरा शाहजहानपुर एसएस कॉलेज से हुआ है। तो मैम, टीचिंग को लेकर आपने शुरू से ही सोच रखा था या अचानक से ही आप टीचिंग में आ गए? अचानक से नहीं, शुरू से जब छोटे थे, हम पढ़ते थे, तो मन में रहता था कि हम बड़े होंगे तो जॉब करेंगे और ज़रूर करेंगे। फिर मैंने पढ़ाई लिखाई की जी, और उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि हमने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, लेकिन हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। डीएवी एफपीएस बबराला में आकर मेरी जॉब मिली, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने इतने अच्छे स्कूल में काम किया। मैडम, डीएवी एफपीएस बबराला में आपने पढ़ाया है, उससे पहले भी कहीं आपने टीचिंग करी है? यस, उससे पहले सेंट्रल स्कूल शाहजहानपुर में मैंने पढ़ाया था। जी जी जी। म्यूज़िक को ही आपने प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? आई लव म्यूज़िक, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन म्यूज़िक बनाया। क्योंकि आपने एमए हिंदी में भी किया हुआ है, आपने एमए संस्कृत में भी किया हुआ है, और म्यूज़िक सीखने के बाद क्योंकि म्यूज़िक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए। तो मैम, एक चीज़ बताइए, पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो म्यूज़िक को लेकर अपने बच्चों के लिए किस तरह से देखते हैं? ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी ये सब पढ़े और म्यूज़िक में इतना नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आजकल पेरेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक में भी जैसे और सब्जेक्ट में कैरियर बनता है, ऐसे म्यूज़िक में भी बनता है। और प्रयाग संगीत समिति एक कोर्स कराती है, डिप्लोमा देती है, फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर प्रभाकर बीए के इक्वल होता है 6th ईयर, और प्रवीण होता है, भास्कर होता है जो मैंने किया है, ये एमए के इक्वल होता है। तो आजकल बच्चे ये पढ़ाई करते हैं और पेरेंट्स बच्चों को करवा रहे हैं, जिससे बच्चे अपना म्यूज़िक में कैरियर बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया। मैम, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ बच्चे, आपने इतने सालों से आप म्यूज़िक बच्चों को पढ़ा रही हैं,
तो कई सारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, और जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर करियर की जब बात करते हैं तो कहते हैं हम इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए वगैरह की कोर्स करते हैं, मतलब जनरली ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। क्या आप जो इतने साल से बच्चों को पढ़ा रही है, तो आपने पढ़ाए हुए कुछ बच्चों ने क्या म्यूज़िक को अपना एज अ प्रोफेशन बनाया है क्या? हाँ, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे म्यूज़िक में भी कैरियर बनाया है। जैसे गमा का एक स्टूडेंट था अपूर्व यादव, जी जी जी। उसने स्टूडियो बनाया हुआ है दिल्ली में। और हमारी एक स्टूडेंट प्रिया शर्मा, वो भी म्यूज़िक में उसने कैरियर बनाया। एंड हमारे घर में भी हमारी भतीजी है, जी। वो म्यूज़िक में कैरियर बना रही है अपना। और आपके घर में यस, माई सिस्टर सीता एंड सरिता दोनों ने म्यूज़िक में डिग्रियां हासिल की हैं। एंड माई सिस्टर सोनम, जो इस समय JKIT बबराला में म्यूज़िक टीचर हैं। तो लोग म्यूज़िक में कैरियर खूब बना रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कहने करते हैं कि आपके जितने भी सिस्टर्स हैं सभी को आपने म्यूज़िक सिखा ही दिया। यस, घर में सब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ज़्यादातर सब म्यूज़िक सीखते हैं। जी, सबने डिप्लोमा भी किया है जी। और सब कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ अगर हम बात करें मैम, तो म्यूज़िक को आप कितना ज़रूरी समझती हैं? साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। तो जीवन में संगीत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब हम हारे थके घर में आते हैं और कुछ संगीत हम शुरू करते हैं या सुनते हैं या खुद करने लगते हैं, जी तो वो सारी थकान हमारी उतर जाती है। जी। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागनी, तो रोगी को मिले आराम। संगीत है शक्ति ईश्वर की। तो संगीत का बहुत महत्व है और प्रत्येक जीवन में संगीत का महत्व है। प्रत्येक जीवन में प्रत्येक इंसान के अंदर संगीत होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें लय रहती है। जी हम सांस लेते हैं उसमें लय रहती है, हम कार चलाते हैं उसमें भी लय रहती है, हम कुछ भी काम करते हैं, एक दीवार बनाई जाती है वो भी लय में बनाई जाती है। तो हर इंसान के जीवन में लय होती है, हर व्यक्ति लय से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि हर इंसान संगीत से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे मैम एक सवाल आया मेरे दिमाग में, आपसे पूछना चाहूँगा कि जब स्कूल में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने कहा साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल स्टडीज़ है, और फिर म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें, योगा है जो आजकल चलता है, ये सब चीज़ें वोकेशनल सब्जेक्ट्स में अलग से चला जाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं तो जनरली स्कूल्स में म्यूज़िक की एजुकेशन कौन सी क्लास से शुरू करते हैं ज़्यादातर स्कूल्स में? मतलब कि ये फर्स्ट क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं म्यूज़िक, या 5th क्लास 6th क्लास के बाद शुरू करते हैं, मतलब क्या रहता है? छोटे बच्चों से शुरू करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का थोड़ा रहता है कि लय में पोएम सिखा दिया जी। या प्रेयर सिखा दी छोटे बच्चों को, देशभक्ति गीत सिखा दिए। देशभक्ति गीत सिखा दिए, भजन सिखा दिए। बाकी तो थोड़ा जब बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं तो कैचिंग पावर उनका उस समय अच्छा होता है, तो बड़ी क्लास से ज़रा अच्छा शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे म्यूज़िक का एक, जैसे हम बात करते हैं म्यूज़िक, जैसे हम भी पढ़ते थे स्कूल में, हम पढ़े हैं, हमें भी म्यूज़िक पढ़ी है, हमें भी म्यूज़िक पढ़ाया गया है। लेकिन मुद्दा जैसे कई बार आता है कि हम जैसे बात करते हैं कि स्कूल्स में, ज़्यादातर स्कूल्स में मैंने देखा है कुछ जगह पर कि कुछ स्कूल्स की बात करूँ कि वहाँ के बच्चों से मैंने बात करी कई बार, जैसे मिल जाते हैं बच्चे, तो उनसे पूछो म्यूज़िक में क्या सिखाया, तो कहते हैं हमें म्यूज़िक में भजन सिखा देते हैं, या देशभक्ति गीत सिखा दिए जाते हैं, या कुछ प्रेयर्स वगैरह सिखाई थी, जो बेसिकली हम जब कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें हम बताते हैं। लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया कुछ स्कूल के, जैसे हमें म्यूज़िक जब पढ़ाया जाता था, आपसे जब हम म्यूज़िक पढ़ते थे तो हमें याद है कि आप में ताल वगैरह भी सिखाती थी कि 1 ताल है या 3 ताल है। लेकिन मैंने कई स्कूल्स के बच्चों से बात करी, वो कहते थे कि हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो आप जो ताल की शिक्षा वगैरह जो आप प्रोवाइड करती हैं, इसका क्या महत्व है? मतलब जैसे 6th क्लास का बच्चे को अगर हम ताल सिखा रहे हैं, या 7th क्लास के बच्चे को हम ताले वगैरह सिखा रहे हैं कि धा दिन दिन दा दिन दिन तक करके, तो इसका क्या महत्व है? ये क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा बताइए। संगीत में ताल का बहुत महत्व होता है। जी
यस्तु तालम न जानाति गायको न च वादका। जो ताल नहीं जानता ना वो गायक है और ना वो वादक है, क्योंकि हमारा कोई भी सॉन्ग होता है उसके साथ में ताल बजाई जाती है ना। किसी के साथ में रूपक ताल, किसी के साथ में एक ताल, चार ताल, झप ताल, कहरवा ताल, हर ताल का अलग अलग सॉन्ग होता है। जितनी मात्रा का सॉन्ग होता है उतनी मात्रा की ताल उसके साथ बजाई जाती है। तो ताल का बहुत महत्व है, बिना ताल के तो संगीत है ही नहीं। तो मतलब स्कूल में भी बच्चों को तालों की शिक्षा देनी चाहिए, जो बच्चे को टीचर्स पढ़ा रहे हैं म्यूजिक की शिक्षा दे रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ताल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ताल सिखाते हैं बच्चों को, मैं भी सिखाती हूँ। तो गायन वादन दोनों के मिलन से ही संगीत होता है। ताल है तो गायन है, गायन है तो ताल। अच्छा, एक चीज़ और, मैं थोड़ा म्यूज़िक में एक चीज़ जैसे हम बात करते हैं, जब हम पढ़ते थे तो हमें याद है कि म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने देखा था बच्चों को, हम लोग को हारमोनियम बजाना भी सिखाया जाता था, या कांगो हो गया, बांगो हो गया, या कैशियो वगैरह सिखाया जाता था। लेकिन मैंने आजकल देखे ज़्यादातर बच्चे जो आजकल के हैं वो गिटार की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। मतलब कि आप देखेंगे तो खड़े हो जाएंगे, गिटार यहाँ लटका लिया और शुरू हो गए बजाने के लिए। ये आपके हिसाब से सही है या उनको स्कूलों में और भी इंस्ट्रूमेंट सीखने चाहिए? नहीं, गिटार अच्छा है, आजकल फैशन है, वेस्टर्न म्यूज़िक में आता है गिटार। लेकिन शास्त्रीय संगीत हमारी जो है वो ऐतिहासिक धरोहर है। जी। बिस्मिल्लाह खान जी का कहना था कि प्रत्येक घर से एक बच्चा शास्त्रीय संगीत जरूर सीखे, जिससे हमारी संस्कृति जीवित रहे। तो गिटार अच्छा है, करते रहे बच्चे, और आजकल फैशन ही गिटार का है, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी जरूरी है। अच्छा मैडम, मुझे आपके बारे में एक जानकारी और मिली थी जब मैंने कई लोगों से बातचीत करी कि आप की अगर हम बात करते हैं तो आप टीचिंग के साथ साथ धीरे धीरे करके आप भक्ति की तरफ भी शिफ्ट हुई और भक्ति लाइन में भी आप आना शुरू हुआ। तो टीचिंग के साथ साथ आप भक्ति में कैसे जुड़े? मतलब जनरली लोग टीचिंग करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं और उसी चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ से एकदम भक्ति की तरफ जाना आपका कैसे हुआ? भक्ति लाइन तो मैंने छोटे थे तब से ही पूजा पाठ करती थी। उसके बाद में हमको सुश्री श्री ब्रजमंजरी दीदी मिली, उनसे मैंने कृष्ण भक्ति पाई। उसके बाद 1991 में हमें जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की। राम भद्राचार्य जी से? जी। तो बहुत पहुँचे हुए संतों में आते हैं, बहुत पहुँचे हुए। अयोध्या के मामले में भी हमने देखा ही है, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। जी 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 जी। तो उनसे मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे गुरु की शिष्या हूँ। एंड उसके बाद मैं बबराला में आती रही जी। तो मैंने हर मंथ मैं वृंदावन जाती हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगाती हूँ। अच्छा। और बरसाने भी जाती हूँ। पूरा ट्रिप मेरा रहता है वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना। जी जी जी। तो हम तो यही कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाया, रसना पे हरि नाम ना आया। भूषण से सब अंग सजाया, रसना पे हरि नाम ना आया। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान शंकर ने भी कहा है रामायण में कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भक्ति तो जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बगैर भक्ति के जीवन नहीं है। कहने का अर्थ है कि ये जो नौकरी पेशा लाइन है ये जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, और भक्ति हमें अपने आप को ऊंचा करने के लिए, उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म
करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप सब काम करते रहिए, लेकिन मन से ईश्वर को याद करते रहिए। अच्छा मैडम, एक सवाल का उत्तर यहाँ से मुझे आया, जैसे आपने कहा कि भक्ति 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 का और संगीत का आपस में कोई रिश्ता है? बहुत है रिश्ता, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में तो भक्ति ही भक्ति है। क्योंकि मैडम मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ बीच में, जी। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं और जब हम संगीत की बात करते हैं, तो मैंने देखा है कि जब भक्ति में इंसान ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो भजन गायन, मतलब उसी सुर में राम 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 राम, या राम जी के भजन या कृष्ण जी के भजन या शिव जी के भजन, मतलब वो पूरा अपना गाते रहते हैं। मतलब भक्ति में मैंने देखा कि भजन गाना वगैरह को भी बहुत महत्व दिया जाता है। क्या ये मतलब सही बात है? इसका क्या है? देखिए, भक्ति और हमारा संगीत का रिश्ता क्या है? हम बहुत बड़ा रिश्ता है। भक्ति ही संगीत है जी और संगीत ही भक्ति है। हमारे जो शास्त्रीय संगीत शुरू हुआ है वो स्वामी हरिदास बाबा वृंदावन में, जी जी जी। उनसे ही शुरू हुआ है। वो शास्त्रीय संगीत गाते थे। एक बार छोटी सी स्टोरी है कि एक बार वो अपनी मंडली के साथ जा रहे थे हरिनाम कीर्तन करते हुए, तो रास्ते में तानसेन ने सुना कि कोई मंडली आ रही है। ये बच्चे थे, तो तानसेन तरह तरह की आवाज़ निकालते थे, कभी हाथी की, कभी शेर की। तो छुप के वो आवाज़ें निकालने लगे। तो स्वामी हरिदास जी वहाँ खड़े हो गए और कहने लगे, ये एक जैसी अब मतलब कभी शेर का, तो कभी भालू का, तो कभी हाथी का, इतनी आवाज़ एक ही जगह से कैसे आ सकती है? जी सही बात है। तब उन्होंने देखा इधर उधर, तो तानसेन थे वहाँ पे खड़े हुए, बच्चे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम ऐसी आवाज़ें कैसे निकाल लेते हो? जी तो उन्होंने फिर निकाल के दिखाई। तब स्वामी हरिदास जी गए और उनके माता पिता से कहा कि ये बच्चा हमें दे दीजिए, इसको हम संगीत की शिक्षा देंगे। जी। तो वो 10 वर्ष तक तानसेन को स्वामी हरिदास जी ने अपने साथ रखा, उनको संगीत की शिक्षा दी। तो हमारा शास्त्रीय संगीत स्वामी हरिदास बाबा से ही शुरू हुआ है। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने सुना कि वो शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। जब तानसेन उनको सुनाया करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब बहुत अच्छा लगता था तो उन्होंने कहा कि तानसेन, जब आप इतना अच्छा गाते हो तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते हैं, जी जी जी। तो मुझे सुनवाइए। तानसेन लेके गए और जाके स्वामी जी से कहा कि महाराज, राजा खड़े हैं बाहर, अकबर जी आपका सुनना चाहते हैं। तो हरिदास बाबा ने कहा कि मैं ईश्वर के लिए गाता हूँ और किसी के लिए नहीं, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। फिर आए, उन्होंने कहा कि वो तो नहीं सुनाएंगे आपको। जी। तो अकबर ने कहा कि कैसे भी सुनवाओ। तो तानसेन गए, अपने गुरु के सामने बैठ गए और उन्होंने गाना शुरू किया। तो तानसेन ने गलत गाया, जानबूझ के गलत गाया। तो वो उसको ठीक करवाने के लिए स्वामी हरिदास गाना शुरू किए। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो अकबर ने बाहर खड़े हुए सुन लिया और सुन के जाके उन्हें दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आपका संगीत तो बहुत अच्छा है, आपका संगीत में तो ईश्वर है। और जितनी भी शास्त्रीय संगीत में बंदिश होती हैं वो सब ईश्वर से संबंधित होती है, सब भगवान कृष्ण की होती है। मैं आपको 1 सेकंड रोकना चाहूँगा। बंदिश क्या होती है? मतलब बंदिश जैसे हम गाना कहते हैं, बताइए आप जरा। हम गाना कहते हैं, सॉन्ग कहते हैं, ऐसे जो शास्त्रीय संगीत होती है उसमें हम ना गाना कहेंगे कि ये राग यमन का गाना है, ये राग भैरवी का गाना, ये गलत है। हम कहेंगे ये राग भैरवी की बंदिश है, ये राग यमन की बंदिश है। जैसे शास्त्रीय संगीत में जितनी भी बंदिश हैं सब भक्ति से जुड़े हुए हैं, सब में भगवान कृष्ण की चर्चा है। जैसे राग यमन में धन्य धन्य ब्रजधाम सखीरी, रास रचत जहाँ कृष्ण मुरारी, धन्य धन्य ब्रजधाम सखीरी। जैसे राग बिलावल है, उसकी बंदिश है, बेगी दरश दो कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरिधारी, बेगी दरश दो कृष्ण मुरारी। तो शास्त्रीय संगीत ईश्वर से जुड़ा हुआ है, संगीत ही ईश्वर है। तो जी थोड़ा मैडम आप गा के सुनाइए, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। ये राग अहीर भैरव में एक भजन है।
हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत, देखियो चाहत, कमल नैनन को, कमल नैनन को, निश दिन रात उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन, हरि दर्शन, हरि दर्शन की प्यासी। अच्छा, एक चीज़ जब हम बात करते हैं संगीत की, जब हम बात करते हैं तो उसमें राग की बात आती है, और कभी हमने कुछ घटनाएं हमने सुनी है कि बोले से दीपक राग होता है या मेघ राग होता है। ये वाकई में इस तरह के राग हैं? जी, जिस समय तानसेन अकबर की सभा में बैठे थे जी तो वहाँ पे उनके जो संगीतकार और थे, 8 और थे, जी 9 थे, तो जो 8 और थे वो तानसेन से चिढ़ने लगे थे क्योंकि तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। जी तो अकबर उनको उपहार बहुत ज़्यादा देते थे, तो वो जो 8 थे वो बहुत मन ही मन जलते थे। तो उन्होंने प्लानिंग की कि तानसेन से दीपक राग गवाया जाए, तो ऐसा होगा कि वो गर्मी होगी और तानसेन जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जिद किया कि नहीं, दीपक राग सुनना है, अकबर ने कहा, क्योंकि उन 8 ने अकबर को सलाह दी कि आप दीपक राग सुनिए। जी तो अकबर ने कहा नहीं, आपको सुनाना ही पड़ेगा तानसेन। तो तानसेन ने जब दीपक राग गाना शुरू किया तो वहाँ पे गर्मी पैदा हो गई, चिंगारियाँ उठने लगी और तानसेन के शरीर में आग लग गई। उनकी बेटी थी, उसको उन्होंने मेघ राग सिखा रखा था। तब बेटी ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो बेटी आई, उसने मेघ राग गाया, बारिश हुई और आग वहाँ पे बुझ गई, माहौल ठंडा हो गया। तो राग में शक्ति, तभी कहते हैं ना कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। तो वो शक्ति ईश्वर की है, रागों में शक्ति होती है। मैडम, अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके साथ इंटरव्यू रहा, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में फिर से आ गया है, और सवालों का तो झड़ी लगाना मेरा काम नहीं है, मैं सवाल पूछते ही रहता हूँ। मैम, सवाल ये आया कि मैम 94 से जब से आपने ये अपना टीचिंग शुरू करी है और अब तक इतने सालों से जो आप टीचिंग करते आ रही हैं, मतलब 30 साल आपको टीचिंग करते हुए हो गए, इससे ज़्यादा मान के चल रहे हैं, तो इतने साल पढ़ाते हुए हो गए और इसमें इनिशियली आपने हमें भी पढ़ाया ही है, तो आपसे बस एक सवाल आया था कि जब 94, 95, 98 के बच्चों को जो आप पढ़ाती थी, म्यूज़िक की क्लासेस लेती थी, उनको आप इंस्ट्रूमेंट सिखाती थी, अब जो बच्चों को आप म्यूज़िक पढ़ा रही हो, इंस्ट्रूमेंट सिखा रही हैं, तो तब के बच्चे के सीखने में, आपके बीच बच्चे के सीखने में आप क्या अंतर पाती हैं? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हम पढ़ते थे आपसे जब, तब आप हमें तबला भी सिखाती थी और कैशियो भी सिखाती थी और कांगो हो गया और वो ड्रम हो गया, सब चीज़ें सिखाती थी। तो क्या अब के बच्चे और पुराने बच्चों की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स में भी क्या कोई चेंज आया है बच्चों के सीखने में? पहले बच्चे क्या चीज़ ज़्यादा सीखा करते थे, अब ज़्यादा क्या सीखते हैं? या पहले के बच्चों का पढ़ने का तरीका और अब के बच्चों के पढ़ने के तरीके में क्या अंतर पाती है म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें? पहले बच्चों को इतने साधन नहीं थे। अभी बच्चे क्या करते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, और बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट अब न्यू आ गए हैं, जैसे ऑक्टापैड आ गया है जिसमें बहुत से म्यूज़िक होते हैं, हर तरह का, तबला भी उसमें फीड होता है। तो ऑक्टापैड है, कांगो है, जास्ट्रम है, ये सब वेस्टर्न बच्चे ज़्यादा रुचि उसमें लेते हैं। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा हारमोनियम तो बेस है ही है। जी 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 ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट अपनी अपनी जगह काम आता है। जब हम प्रेयर कराते हैं तो हमें तबला चाहिए, हमें हारमोनियम चाहिए,
नाल चाहिए। जी। तो हमारे जो पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो तो बेस है। बाकी अब आजकल बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं, ऑक्टापैड है, गिटार है, ड्रम है, तो उसमें रुचि ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि हमें याद है कि जब हमें जनरल मन आप कराती थी तो उस टाइम पे आप शायद कांगों पे थाप दिलवाती थी मैम। अब भी बच्चे क्या वो जनरल मन हाँ, पे थाप? बच्चे देते हैं। साथ में उनका जो मेन रहता है वो ड्रम रहता है, जी जी जी। और अच्छा। ड्रम और स्टिक से प्ले करते हैं अच्छा। वो। चेंज और हो पहले गया। ड्रम नहीं मिला तो कांगो से भी कर देते हैं। आप तबले का डग्गा ले ले, उससे भी थाप दे सकते हैं। तो हमें ताल देनी है तो किसी से भी दे देते हैं, लेकिन उसका मेन तो ड्रम ही रहता है नेशनल एंथम के साथ। जी। तो ड्रम प्ले करते हैं। पहले के बच्चों के पढ़ने के तरीके, म्यूजिक पढ़ने के तरीके और अब के बच्चों के म्यूजिक पढ़ने के तरीके में क्या अंतर है? इंस्ट्रूमेंट से तो आपने बता ही दिया था। पहले के बच्चे और अब के बच्चे पहले भी सीखते थे, अभी भी सीखते थे, लेकिन आप जैसा बच्चा जिसने 1994 से भी ये नोटबुक सजो के रखी है, ये म्यूजिक की कॉपी ये इसलिए रखी ये है। देखिए 1994 की ये नोटबुक आपने इतनी सजो के रखी है, जी मैडम। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसलिए नहीं, स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट जिसने आज भी कॉपी रखी हुई है, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है ये। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट को प्रणाम करती हूँ। ये तो मैम म्यूजिक की कॉपी, इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है और वो चीज़ें हमें कहीं मिलती भी नहीं है मैम, तो इसलिए भी हमने इसको संभाल के रखा था। और इन फ्यूचर भी कभी ना कभी तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे भजन भी हैं, प्रार्थनाएं भी हैं, ये सब चीज़ें हैं। जी। और आजकल के बच्चे मैम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही कॉपी से पढ़ते हैं? हाँ, कॉपी बच्चे रखते हैं, लेकिन वो बाद में उस कॉपी को रफ बना के और इधर उधर कर देते हैं। और ये अपने श्रद्धा की बात है, अपने इंटरेस्ट की बात है। आपने इतनी श्रद्धा से टीचर के लिए श्रद्धा, टीचर के लिए सम्मान, जो आज भी आपने कॉपी रखी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैडम। अब के बच्चे थोड़ा मोबाइल यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे देखा और उसी में लिखा हुआ देखा, उसे पढ़ते जा रहे हैं। आजकल मैंने देखा है सुंदरकांड करते हैं, वो भी उसी में खोल लेते हैं मोबाइल में और सुंदरकांड पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं और मैम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला और हमें इंटरव्यू के लिए समय दिया। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।